ओवैसी साहब, मैंने कहा कि उम्मीद नाम का ये जो विधेयक आया वक्फ पर, ओवैसी साहब को उससे कोई उम्मीद नहीं है, जबकि देश के प्रधानमंत्री का आज एक एक्स पोस्ट आया जो उसको वाटरशेड मोमेंट बता रहे हैं, कह रहे हैं ये ऐतिहासिक क्षण है देश के लिए। देखिए, बीजेपी के लिए ये उम्मीद इसलिए है क्योंकि वो भारत की सबसे बड़ी अक़लियत अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, ख़बरस्तान और जो इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टी से उसको छीन लेंगे, तो इसीलिए उनके लिए उम्मीद है वो। तो इस क़ानून के ज़रिए बीजेपी अपने नापाक अज़ाइम को मुकम्मल करना चाहती है और भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है उसका वायलेशन करके और अपनी ब्रूट मेजॉरिटी और अपने हिंदुत्व के एजेंडे को सामने रखकर और उनका एक प्रोजेक्ट मुस्लिम जो है उसके तहत मुसलमानों को भारत से रिलीजियसली वो ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि वफ़ मुसलमानों के लिए एक इबादत है, वफ़ एक प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। तो आप उसको इस तरह के गलत क़ानून बनाकर आप छीनना चाह रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं इतने नाउमीद क्यों हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब? क्या उनको इस बिल से कोई उम्मीद नहीं दिखती? कोई भी अच्छा इस बिल में प्रावधान नहीं दिखता मुस्लिमों के लिए? देखिए, आप नाउमीदी तो असदुद्दीन ओवैसी एक जगह जमा नहीं हो सकते। मेरे लिए अल्लाह सब कुछ था, है और रहेगा। अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। मगर ये जो क़ानून बना रहे हैं, आप ये बताइए कि इसमें वफ़ की प्रॉपर्टीज़ मुसलमान लूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखिए, जब लोकसभा में जब बिल का डिबेट हो रहा था, उस दिन उन्होंने एक अमेंडमेंट मूव किया। माने वो तो गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए था, मगर स्पीकर साहब ने इजाज़त दी। उसमें ये लिखा गया है कि जितने एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स ASMR 1958 में जितने मॉन्यूमेंट्स हैं वफ़ के, अब वो वफ़ नहीं रहेंगे। तो कितने, आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने मसाजिद, दरगाहें, खानखाहें, इमाम बाड़े वफ़ प्रॉपर्टी नहीं रहेंगे। तो आप वफ़ मुसलमानों से छीन नहीं रहे इसके ज़रिए से। और सच्चर कमेटी ने कहा था कि 180 वफ़ प्रॉपर्टीज ASI के पास है, वो चले गई मेरे पास से, वो वफ़ नहीं रहेंगे। एक ही मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। अभी अगर हम और बिल के बारे में बात करेंगे तो अभी आपने कह दिया, मोदी साहब ने कह दिया कि वक्फ बयूज़र नहीं रहेगा। माने कैसा नहीं रहेगा? अगर डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बयूज़र इस्तेमाल नहीं होगा। मेरा पूछना यह है कि जब हिंदू धर्म में टेम्पल बाय यूसेज, मठ बाय यूसेज हो सकता है, तो मुसलमानों के लिए बाय यूसेज क्यों नहीं हो रहा है? क्या यह आर्टिकल 14 का ग्रेव वायलेशन नहीं है? जब हिंदू धर्म में फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत बाय यूजर और उनको उनके धर्म के संस्थानों को चलाने का इख्तियार सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों को है, यहां पर मेरे धर्म के संस्थानों को कोई हिंदू चलाएगा, तो क्या ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन नहीं है? आर्टिकल 26 का ABC देख लीजिए आप, जिस इजाजत देता है रिलीजियस डिनोमिनेशन को कि वो अपने पसंद के रिलीजियस चैरिटीज को एस्टैब्लिश करे, उसको एडमिनिस्टर करे और मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को हासिल करे। हिंदू धर्म में, सिख धर्म में, बौद्ध में और आपके जैन धर्म के लोगों को ये सब मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। मुसलमानों को क्यों नहीं मिलेगा? आप ये, इसका वायलेशन नहीं है भारत के संविधान के आर्टिकल 14 का, 25 का, 26 का, 29 का, कल्चर प्रोटेक्शन का? नहीं, लेकिन ओवैसी साहब, उस पर उनका एक तर्क है। किरण रिजिजू साहब ने खड़े होकर राज्यसभा में बताया कि देखिए, कोई नॉन मुस्लिम आपके रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं आएगा। वो कह रहे हैं एक वाकिफ और दूसरा मुअत्तली, ये दोनों मुस्लिम समुदाय के होंगे। सुनिए, जो नॉन मुस्लिम होंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे। एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। बोलिए। आप बिहार का जो एंडोमेंट कानून है, ओडिशा का जो एंडोमेंट कानून है, तमिलनाडु का जो एंडोमेंट कानून है, आंध्र प्रदेश का एंडोमेंट कानून है, तेलंगाना का एंडोमेंट कानून है, उत्तर प्रदेश में आप जो हिंदू धर्म के बोर्ड्स बने हुए हैं, मध्य प्रदेश में जो बोर्ड बने हुए हैं, वहां पर तो
गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हिंदू होना चाहिए, और अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हिंदू धर्म को छोड़ता है तो मेंबर नहीं रहेगा। आप वहां पर इजाजत दे रहे हैं और यहां पर हमसे आप किसी गैर मुस्लिम को रख रहे हैं, तो क्या ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं हुआ? क्या ये आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी का, क्या ये आर्टिकल 26 का वायलेशन नहीं है? आर्टिकल 29 का वायलेशन नहीं है? नहीं तो आप कह रहे हैं कि काशी विश्वनाथ में कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता। ओवैसी साहब वो कह रहे हैं, उन्होंने बल्कि बताया भी कि एक तो मेजॉरिटी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर सेंट्रल काउंसिल है तो 4 नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, अगर वक्फ स्टेट बोर्ड से तो 3 नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। उसमें गृह मंत्री भी कह रहे हैं, किरण रिजिजू अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई ये केवल एडमिनिस्ट्रेशन में हम ला रहे लोगों को, एक्सपर्ट्स को ला रहे हैं, सुनिए हम नॉन मुस्लिम्स को रिलीजियस प्रैक्टिस में लाएंगे। सुनिए आप बोलिए सर, आप सुनिए ना, आप समझिए, आप सीक्वेंस को समझिए। आप वक्फ बाय, देखिए वक्फ बाय यूजर अगर आप जब निकालेंगे तो जैसा ये एएसआई के मॉन्यूमेंट्स हैं, अब आप बोलेंगे कि हमने वक्फ बाय यूजर निकाल दिया और आपने गवर्नमेंट का जो डेफिनेशन है उसमें एएसआई को भी ला लिया, आपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को भी ला लिया। अब जब आप रजिस्टर करने जाएंगे इस कानून के तहत तो आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि आप वक्फ बाय यूजर निकाल दिए, तो मैं खो दिया। दूसरा यह है कि जब मैं सरकार के खिलाफ जाऊंगा, जो सच्चर कमेटी ने कहा, और कई पूरे भारत में रेवेन्यू के डिपार्टमेंट्स बोलते हमारी लैंड है, मेरा वक्फ बाय यूजर चला गया और सरकार खुद एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को बिठाकर फैसला करवाएगी, ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस और थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ रहेगा, मैं हार गया। तीसरा, मैंने वक्फ खो दिया मैंने। तीसरा यह कि जो एनक्रोचर है, आपने लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर दिया, अब 12 साल से कोई काबिज है वो ओनर बन जाएगा। और चौथी बात है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन में नॉन मुस्लिम को ला रहे हैं, कह रहे हैं, ये क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन आप लेके आइए ना, काशी विश्वनाथ में किसी गैर हिंदू को लाइए, आप बिहार में बोध गया में किसी बौद्ध और हिंदू से हटके किसी को लाइए, ओडिशा के बोर्ड में आप किसी गैर हिंदू को लाइए, शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट में तो लिख के देना पड़ता है कि उसको साईं बाबा में भरोसा है, वहां पर लाइए। और एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों ला रहे हैं, मुझे मुकम्मल कर लीजिए, 1 मिनट दीजिए मुझे। बोलिए सर, बोलिए। एडमिनिस्ट्रेशन में इसलिए ला रहे हैं कि जब वक्फ बाय यूजर निकल जाएगा और वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी घोषित हो जाएगी, तो एक तो वक्फ बोर्ड में आप मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम रहेंगे और वक्फ बोर्ड में अब नॉमिनेशन होगा, तो जहां जहां बीजेपी की भाजपा की सरकार है वो वहां पर अपने लोगों को नॉमिनेट करेंगी, जो उनके इशारों पर आंख बंद करके बैठ जाएंगे, तो वो भी अपील नहीं करेंगे। और तीसरी बात जो उन्होंने झूठ कही है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल का एक्ट अभी आप खोलिए, अमेंडमेंट जो लाया गया है उसमें 22 मेंबर्स होते हैं, जी हाँ, जिसमें से सिर्फ 10 मुसलमान हो सकते हैं और 11 नॉन मुस्लिम होंगे। तो मेजॉरिटी किसके पास चले गई? नॉन मुस्लिम्स के पास चले गई। लेकिन ये तो क्लियर किया वक्फ बोर्ड में 11 मेंबर हो सकते हैं, ये क्लियर किया, 4 मुसलमान होंगे और 7 नॉन मुस्लिम होंगे, इंक्लूडिंग। सुनिए, आपको समझाने के लिए नहीं कह रहा हूं, हमारे देश के लोग जो आपका ये चैनल देखते हैं वो जाने जी बिल्कुल कि कैसे गैर मुस्लिम को सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, स्टेट वक्फ बोर्ड में लाकर ये, और वक्फ बोर्ड के कानून में एक प्रोविजन है कि अगर स्टेट वक्फ बोर्ड एक वक्फ प्रॉपर्टी को 5 साल के लिए डायरेक्ट मैनेजमेंट ले सकता है, आप डायरेक्ट मैनेजमेंट ले लेंगे, तो फिर बचेगा क्या मेरे पास? अगर मैं एज अ वक्फ प्रॉपर्टी के, अगर मैं अपने सरकार के खिलाफ वक्फ बाय यूजर इस्तेमाल नहीं करूंगा तो कब इस्तेमाल करूंगा? अच्छा, आखिरी बात, आप किसी हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े लॉयर को बुलाकर बिठाकर पूछिए कि बीके मुखर्जी की किताब में, बीके मुखर्जी हिंदू धर्म के बहुत बड़े जूरिस्ट हैं, किसी भी कोर्ट में जाकर आप बीके मुखर्जी को कोर्ट करिए, अदालत मानता है। बीके मुखर्जी लिख रहे हैं कि हिंदू धर्म में बाय यूसेज, यानी जो वक्फ बाय यूजर निकाले वही प्रोविजन वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में एक्सेप्टेबल है। बीके मुखर्जी बहुत बड़ा नाम है, और आप मुस्लिम धर्म में वक्फ बाय यूजर निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि आपको दुश्मनी है मस्जिदों से, आपको दुश्मनी है दरगाहों से, खानखाओं से। और कल पार्लियामेंट में, लोकसभा में, आपने 3D
3D का आपने इंक्लूड करके अब जितने भी प्रोटेक्टेड एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जिसमें मशहूर दरगाह है सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की, और वही सलीम चिश्ती दरगाह के अब जो मुतवल्ली हुए हैं वो इस वक्फ बोर्ड की सपोर्ट में थे, इस बिल की सपोर्ट में थे। अब उनकी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं घोषित की जाएगी। तो ये तमाशा हो रहा है, ये धोखा हो रहा है भारत के मुसलमानों से। नहीं, लेकिन जिस सच्चर कमेटी का आप यहां पर जिक्र कर रहे हैं, उस सच्चर कमेटी का भी जिक्र आया ओवैसी साहब, और कहा गया कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि उस समय 2006 में करीब 5 लाख प्रॉपर्टी थी, एग्जैक्ट नंबर देखें तो 4.9, और उसकी जो टोटल इनकम थी 163 करोड़ पर ईयर। और उन्होंने कहा कि अगर इसको एफिशिएंटली मैनेज करते, इसलिए ये एफिशिएंसी बढ़ाई जा रही है, जो लोग लाए जा रहे हैं बाहर से जो एफिशिएंट हैं, तो ये 12,000 करोड़ की कमाई होती। और आज के मतलब उन्होंने कोई डिनोमिनेशन नहीं दिया, बोले अगर आज के समय में देखते तो ये कितना बड़ा अमाउंट होता, मार्केट रेट से आप समझ सकते हैं। तो इसलिए हम इसकी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं। सुनिए, एफिशिएंसी आप कैसे बढ़ा रहे हैं बताता हूं मैं आपको। आप एफिशिएंसी के नाम पर वक्फ बोर्ड में आप इनएफिशिएंसी पैदा कर रहे हैं। कैसे पैदा कर रहे हैं सुन लीजिए आप। एक कौमी तरक्याती वक्फ स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आप 10 साल का रिकॉर्ड मंगवा कर देख लीजिए उन्होंने कितने पैसे अलॉकेट किए जिससे वक्फ प्रॉपर्टीज का इनकम बढ़ा हो। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, 2022-23 में 17 करोड़ अलॉकेट हुए थे, सिर्फ 8 करोड़ रिलीज किए। उसमें कितने पैसे खर्चा हुआ? 1 करोड़ भी खर्चा नहीं हुआ उसमें। इस साल उसको 13 करोड़ करें, वो भी पैसा रिलीज नहीं करेंगे। आप कौन सा रेवेन्यू बढ़ाने की बात कर रहे हैं? 10 साल से आपकी सरकार है, आप ये स्कीम है उसका इंप्लीमेंटेशन तो जीरो है, नंबर 1। दूसरा, सच्चर कमेटी की आप बात कर रहे हैं। सच्चर कमेटी में जस्टिस सच्चर कमेटी ने यह भी लिखा कि दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको रॉन्गली गवर्नमेंट अपनी कहती है, और 2008 में उन्होंने कहा कि उसकी मार्केट वैल्यू 6,000 करोड़ की है, 6,000 करोड़। आज हम 2025 में तो कम से कम 12,000 करोड़ की होंगी। जब आप वक्फ यूजर निकाल दिए और आप लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर रहे हैं, और आप डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो आपका होगा, जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है कि आप अपने ही केस में जज नहीं हो सकते, आप अपने ही ऑफिसर को बिठाकर अपने नाम पे कर लेंगे। पार्लियामेंट के सामने जो मस्जिद है वो मस्जिद भी गवर्नमेंट कहती हमारी है, तो कल डेजिग्नेटेड ऑफिसर बोलेगा कि हां ये मस्जिद गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, और मस्जिद आप बंद कर देंगे क्योंकि आप वक्फ यूजर निकाल दिए, क्योंकि आप अपना डेजिग्नेटेड ऑफिसर रखकर अपने हक में फैसला करवा लेंगे जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। आर्टिकल 14 और 15 का ग्रेव वायलेशन है। मुझे बताइए, ये धोखा मोदी सरकार दे रही है भारत के मुसलमानों को। अरे एक प्रोविजन बताओ जिससे वक्फ बोर्ड का फायदा हो रहा है। अरे वो तो बहुत बातें कह रहे हैं। वक्फ बोर्ड वो तो मैं बताता हूं वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इससे गरीब महिलाओं को फायदा होगा, मुस्लिमों को फायदा होगा, मुस्लिम बहनों को फायदा होगा, पसमानदा मुस्लिमों को फायदा होगा। और वो यहां तक कह रहे हैं कि ये जो वक्फ का जो मामला है ना, ये शराफत अली और शरारत खान के बीच का है, और हम शराफत अली के साथ खड़े, गरीब मुस्लिमों के साथ खड़े, और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो शरारत खान के साथ खड़े, वो शरारत करना चाहते हैं। देखिए, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग बोलते हैं ना, कहावत अंग्रेजी की। ना आपके पास अली नाम का कोई एमपी है, ना आपके पास खान नाम का कोई एमपी है, ना कोई मंत्री है, तो बेशर्मी की हद है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए शराफत अली और शरारत खान का नाम लेकर। तो इससे बात जाहिर हो गई कि आप शरीर किसको, खान को दिखा रहे हैं। अरे भाई, आपके पास ना अली है ना खान नाम का कोई एमपी है। और रहा सवाल महिलाओं का, 1995 एक्ट में यह प्रोविजन है कि एटलीस्ट 2 यानी कम से कम 2 महिला मेंबर होनी चाहिए मुसलमानों की। आप इस अमेंडमेंट में क्या कर दिए? सिर्फ 2। आप 2 से ज्यादा को कम करके 2 कर दिए, तो कौन सा महिलाओं का फायदा कर रहे? हां, आप जब मुस्लिम महिला की बात कर रहे, तो क्या नरेंद्र मोदी बिल्किस बानो की आंख में आंख डाल के बात कर सकेंगे? क्या किरण रिजिजू बिल्किस बानो को बुलाकर उसका हाथ पकड़कर कह सकेंगे तुझसे इंसाफ नहीं हुआ? कौन सी मोहब्बत की बात कर रहे हैं? आपके पास ना मुस्लिम एमपी है,
ना मुस्लिम मिनिस्टर हैं, और आप अली और खान की बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कानून जो बनाया गया है वो अली को भी नुकसान पहुंचाएगा, खान को भी पहुंचाएगा और मुस्लिम महिलाओं को भी पहुंचाएगा। कैसे पहुंचाएगा? वक्फ और औलाद देखिए, वक्फ और औलाद में आपने प्रोविजन लगा दिया कि आप वक्फ और औलाद कर सकते हैं बशर्ते कि आप मुस्लिम महिलाओं का हक नहीं मारेंगे। बिल्कुल। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, आपको बड़ा तकलीफ होगी। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, प्राइम मिनिस्टर केयर्स है। अगर कोई भारत का नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, अगर वो कहेगा कि मैं प्रधानमंत्री के इस रिलीफ केयर्स में अपनी पूरी प्रॉपर्टी को देता हूं, तो क्या प्रधानमंत्री बोलेंगे कि नहीं बेटा मुझे अपनी बच्चियों का शेयर छोड़ के दे? और प्रॉपर्टी जो है आर्टिकल 300A के तहत आपका मेरा राइट है, मैं जिसको चाहूं करूं ना करूं। तीसरी बात यह है कि जब मैं अल्लाह के नाम पे वक्फ कर रहा हूं, भगवान अल्लाह के नाम पे दान कर रहा हूं, तो उसमें बेटा बेटी कहां से आ गए? और चौथी आखिरी बात यह है कि हिंदू धर्म में अगर आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, अगर आपके दो बेटा बेटी है, समझिए आप एक को पूरी प्रॉपर्टी दे सकते बाय विल पावर, और उस पर या उनको नहीं दे के अपने मोहल्ले में किसी एक को दे सकते, उस पर कोई आपत्ति नहीं है मोदी सरकार को। और मुस्लिम समाज में अगर मैं ऐसा करने जाता हूं, मैं नहीं कर सकता लीगली, मैं सिर्फ 1/3 दे सकता हूं अपनी एक औलाद को। कौन सा बताइए ना, हम आपको दलील बना पेश कर रहे हैं, कहां है? झूठ है ये सब। भारत के मुसलमानों को उनकी मजहबी इबादतगाहों को छीनने के लिए कानून बनाया गया है, हिंदू मुस्लिम दंगे करवाने के लिए करवाया गया है। आप ये जो कानून कल जो परसों ये 3D लेकर आए, अब संभल की मस्जिद वक्फ नहीं डिक्लेयर होगी। लिख लीजिए आप, हमारी बात लिख लीजिए। अब संभल की मस्जिद पोर्टल पर वक्फ नहीं होगी वो, क्योंकि आपने कह दिया कि अब ये 3D का कानून आपने ऐड कर दिया प्रोविजन में, तो संभल की मस्जिद अब वक्फ नहीं रहेगी, दरगाहें नहीं रहेंगी। अरे देखिए ना, किसी एक, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो किसी एक लॉयर को, जो जेन्युइन लॉयर है, उसको बिठाकर पूछिए कि ओवैसी ने कहा ये सच है या झूठ है। अच्छा, आखिरी बात सुन लीजिए, मुसलमानों में शेड्यूल्ड ट्राइब हो सकते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट नहीं हो सकते लीगली। आपने शेड्यूल्ड ट्राइब में कह दिया कि शेड्यूल्ड ट्राइब 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में वक्फ नहीं होगा। तो लक्षद्वीप का एक मुसलमान MP है, हमदुल्ला सईद, कांग्रेस का, तो क्या उससे आर्टिकल 25 से महरूम हो गया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन से? आर्टिकल 26 के तहत वो अपनी मजहब के तहत रिलीजियस मैटर्स को नहीं खोल सकेगा। आर्टिकल 14 का उस पर लागू नहीं होगा, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 29 का कल्चर का राइट हमदुल्ला सईद पर नाफिज नहीं होगा। यह कानून बनाया गया है। नहीं ओवैसी साहब, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, आपने कहा कि आपको तकलीफ होगी, मुझे आपकी मिसाल से कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं तो चाहता हूं ओवैसी साहब खुल के बोले। हाँ, लेकिन मुझे यह जरूर दिखता है कि ओवैसी साहब को इस वक्फ संशोधन विधेयक से थोड़ी सी तकलीफ हुई है। मैं ओवैसी साहब, लेकिन एक बात तो आप मानते होंगे ना कि भ्रांतियां हैं, और हमारी आपकी इस बातचीत से थोड़ी बहुत भ्रांतियां दूर हो जाए, ज्यादा अच्छा है। 1 मिनट जी। देखिए, तकलीफ मैं पर्सनली आपको अटैक नहीं कर रहा हूं, आपसे मुराद जो गवर्नमेंट है, जो RSS है, उनसे कह रहा हूं। मुझे तकलीफ इस बात की हो रही है कि मैं एक भारत का अव्वल दर्जे का शहरी हूं। बिल्कुल। आप मुझे जलील और रुस्वा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरे ईमान पर, मेरी मस्जिद पर, मेरे वजूद पर, मेरी शनाख्त पर आप हमला कर रहे हैं। बल्कि मोदी सरकार ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा कि आपने ऐलान जंग कर दिया मुझ पर। भाई आप ये बताइए, हिंदू धर्म में जब सब चीज आपके लिए हो सकती है तो मुस्लिम धर्म में क्यों नहीं हो सकती? जब एडमिनिस्ट्रेटर आपका हो सकता है, जब कोई गैर हिंदू आपको दान दे सकता है, और ये बात बताइए सर कि 5 साल आपको मुसलमान दिखाना पड़ेगा। अगर वो क्रिश्चियनिटी से हिंदू धर्म कबूल करेगा तो क्या वो उस 5 साल का प्रोविजन उस पर है? नहीं है। क्या ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है? और आप कौन होते, सरकार कौन होती कि मैं 5 साल प्रैक्टिस करूं? तो अगर फर्ज करिए किसी मुसलमान, कोई मुसलमान हो जाता है और उसको मॉब लिंचिंग करते हैं संघ परिवार के लोग, उसको बोलते हैं कि JSR का नारा लगा दे। अगर वो JSR का नारा लगा दे तो क्या मुसलमान नहीं रहेगा? वो क्या डेफिनेशन है प्रैक्टिस का? दाढ़ी होगी या नहीं होगी? क्या पहनेगा? सूट पहनेगा तो मुसलमान नहीं रहेगा?
नहीं तो सरकार नमाज नहीं उसका पढ़ेगा तर्क तो ये क्या दे रही है कि मुसलमान नहीं बहुत रहेगा? सारे लोगों ने बताइए, अगर कोई सरकार ये बीजेपी का तर्क दे ऑफिस रही में है जाकर वैसे साहब। चमचागिरी करेगा तो मुसलमान रहेगा नहीं रहेगा? बताइए हमको। नहीं, आपका सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन सरकार का तर्क यह है कि बहुत सारे जो पिछला जो संशोधन आया था उसमें मुस्लिम धर्म की जो बाध्यता थी हटा दी गई थी और कहा गया था कि कोई भी वक्फ कर देगा। वो कह रहे हैं कि अब मुस्लिम ही कर पाएंगे और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो 5 साल की, जो कि आप कह रहे हैं वाजिब सवाल है कि कैसे तय होगा ये सरकार, अभी तक ऐसा कुछ क्लैरिटी नहीं है। सुनिए, आप एक बात सुनिए, आप पहले ये समझने की जरूरत है कि कैसे वक्फ प्रॉपर्टी घोषित होती है। अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ देना चाहता हूं तो मैं वक्फ बोर्ड को लेटर लिखता हूं, नंबर 1। सेकंड, मैं वक्फ बोर्ड लेटर लिखता है सर्वे कमिश्नर को, जो उन्होंने हटा दिया अभी सर्वे कमिश्नर को। सर्वे कमिश्नर कलेक्टर से ज्यादा सीनियर ऑफिसर होता है। वो सर्वे कमिश्नर उस लेटर को लिखता है चीफ सेक्रेटरी को कि ये ओवैसी साहब अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाह रहे, तो उसको इजाजत मिलती है। सर्वे कमिश्नर सर्वे करने से पहले बोलता है कि भाई किसी को अगर ऑब्जेक्शन है तो आ जाइए। सर्वे के बाद सर्वे कमिश्नर सेटिस्फाई हो जाता है, वो चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी इनकी है। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी एक गजीट नोटिफिकेशन इशू करती है स्टेट गवर्नमेंट की, वो होती है वक्फ प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है कि मैं दस्ती डाल दिया वहां पे जाके नमाज पढ़ लिया वक्फ हो गई, गजीट की बुनियाद पर वक्फ होता है। अब सेक्शन 40 उन्होंने निकालवा दिया। सर, सेक्शन 40 की तरह सेम प्रोविजन तमिलनाडु हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में है, आंध्र प्रदेश हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में है, और हमको एज अ वक्फ कमेटी में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने लिख कर दिया कि 30 साल में सेक्शन 40 का इस्तेमाल सिर्फ 518 मरतबा हुआ और उन 518 केसेस में से सिर्फ 8 लोग कोर्ट को गए। तो आपने सेक्शन 40 को भी निकाल दिया। अब सेक्शन 40 को निकालने का नुकसान यह होगा कि अगर कोई मुसलमान वक्फ अल औलाद करता है तो डिक्लेयर नहीं करते उसको, सेक्शन 40 रहेगा तो वक्फ अल औलाद का प्रोटेक्शन होगा। आप बताइए कौन सा सेक्शन आप कर रहे हैं? आप तो हर चीज छीनने के इरादे से कर रहे हैं। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा वाटरशेड है ये, इनके हिंदुत्व आइडियोलॉजी के इंप्लीमेंटेशन के लिए, मोदी के लिए वाटरशेड है। जब प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड में ये नहीं पूछा जाता कि तुम अपनी जो पैसे दे रहे हो अपनी बच्चियों का शेयर मार के दे रहे हो या तुम पूरा दे रहे हो, वहां पर कोई रोक टोक नहीं। और मुझे आप कह रहे हैं कि जब मैं अल्लाह के नाम पर दे रहा हूं, आपने सेक्शन 40 का जिक्र किया है, सेक्शन 40 का जिक्र किया है, तो उसमें बेटा बेटी कहां से आ गए? ओवैसी साहब, आपने सेक्शन 40 का जिक्र किया है, क्या सेक्शन 40 को आप सही मानते हैं? क्योंकि कोर्ट में कई मुस्लिमों ने याचिका डाल रखी हैं कि सेक्शन 40 सही नहीं है। उन्होंने करीब 15 याचिकाएं जो हैं मुस्लिमों की तरफ से हैं, जो कि कहते हैं कि भारत में मुस्लिम, सिख, जैन जैसे सभी अल्पसंख्यक धर्मार्थों के ट्रस्टों और ट्रस्टियों के लिए एक कानून होना चाहिए। वो कह रहे हैं अवैध तरीके से वक्फ, बहुत सारी चीजें हैं, जो मेंबर्स हैं अवैध तरीके से वक्फ की जमीन बेचते हैं उनको सजाओ। सेक्शन 40 के इस क्लॉज को क्या आप सही मानते हैं? एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट का एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 40 को अच्छा करार दिया। आप माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने हमको, आप वो जो रिपोर्ट है ना जो पार्लियामेंट में टेबल की, उसमें देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने लिख कर दिया कि 30 साल में 518 मरतबा सेक्शन 40 का इस्तेमाल हुआ 30 इयर्स में, और 518 केसेस में से सिर्फ 8 लोग उससे नाखुश होकर कोर्ट को गए। आप बताइए कितनी झूठ बोलेंगे? आपका मकसद वक्फ को बचाना नहीं, आपका मकसद यह कि मुसलमानों से इनकी इबादत को छीन लो। वक्फ मुसलमानों के लिए एक इबादत है, नमाज, रोजा, कुरान करीम की तिलावत से हटकर, अस्कार से हटकर ये एक इबादत है। और ये तमाम शिया सुन्नी को नुकसान पहुंचाएगा, सबको नुकसान पहुंचाएगा, कोई बचने वाला नहीं है। इमाम बाड़े खतरे में आ गए क्योंकि आपने लिख दिया 3D का जो कानून बनाया आपने। अब वो वक्फ में डिक्लेयर ही नहीं होंगे, ASI के मालिक हो जाएगा ASI उसका। नहीं, आप कह रहे हैं इमामबाड़े खतरे में आ गए, दरगाहें मस्जिद खतरे में आ गई। कुछ केसेस हैं जहां पर ये बताते हैं कि वो वक्फ की वजह से कुछ हिंदुओं के गांव या मंदिर तक खतरे में आ गए। और ये क्या है, ये आप बताइएगा ओवैसी साहब। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में एक गांव है तिरुचेंदुथुरई, यहाँ 1500 साल पुराना सुरेंद्रेश्वर मंदिर है। आप बताइए वहां पर वो सालों से मुस्लिमों के रहने का कोई, सुन लीजिए मेरी भी बात सुन लीजिए, फिर आप बोल दीजिएगा पूरी, मैं सवाल सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि वहां पर जब मैं जानता हूं सर, इस आपका टाइम बचा रहा हूं, मैं आपका टाइम बचा रहा हूं। अच्छा बता दीजिए, आप बता दीजिए। मैं जानता हूं, मैं आपका टाइम बचा रहा हूं, मैं उस कमेटी का मेंबर था।
मैं उस बोलिए आपसे सर। मैं रिक्वेस्ट बोलिए सर, करूंगा आप कि ही- वो मैं चुप जो हो गया, आप बोलिए। रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल की गई जॉइंट वर्किंग कमेटी, जो रिपोर्ट पार्लियामेंट में जॉइंट वर्किंग कमेटी ने टेबल की है, जब ये कमेटी तमिलनाडु गई थी वहां पर पूरे मेंबर्स मुतमईन हुए बीजेपी के, क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने आकर उसको क्लैरिफाई किया पूरा, वो मसला नहीं है अभी। क्यों झूठ बोलते हैं? अरे भाई रिपोर्ट पढ़ो ना। जब तमिलनाडु हम लोग गए वहां पर तमिलनाडु की सरकार ने आकर पूरा क्लैरिटी लेकर आई। डीएमके के तमाम मेंबर्स, डी राजा, कनिमोजी, बालू, ये सब खड़े होकर बताए एक देखो ये सच्चाई ये है, जो आप बोल रहे हैं वो झूठ है। अब इस पे आप और क्या करेंगे? नहीं तो फिर उन लोगों को आप क्या कहेंगे? ओवैसी साहब, ठीक है ओवैसी साहब, मैंने मान ली, हमको क्या करना मैं मान गया आप जेपीसी के मेंबर थे, आपने क्लियर कर दिया। तो सामने है ना। पहली बात तो खुद सरकार ने जब ये लोकसभा में बिल पेश किया तो उनकी तरफ से ही मिसाल दी गई, और दूसरी बात उन लोगों को क्या कहेंगे जो कहते हैं कि संसद जो नई बनी है ये वक्फ की जमीन पर बनी है, या फिर वो जो कह देते हैं कि भाई कुंभ मेला जहां लगा वहां 55 बीघा जो जमीन थी वो वक्फ की जमीन थी, उनके पास भी तो कोई रिकॉर्ड नहीं है और ऐसे उन्होंने खुल के बयान दे दिया। क्या वो लोग वक्फ के बारे में, वक्फ की इमेज खराब करने में जिम्मेदार नहीं है? सुनिए, अगर कोई ये कह रहा है कि ये वक्फ की जमीन थी तो उनको गज़ेट नोटिफिकेशन जनता के सामने रखना चाहिए, गज़ेट नोटिफिकेशन रखना चाहिए, और या फिर वक्फ बाय यूसेज का कोई प्रूफ दिखाना चाहिए। अच्छा, वक्फ बाय यूसेज को राम मंदिर के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया और कहा कि वक्फ बाय यूजर नॉन डिट्रोगेशन प्रिंसिपल का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा एक बाज़ाब्ता कम से कम 2 या 3 पेजेस हैं जजमेंट में, और ये इलीगल एक्ट गवर्नमेंट ने किया कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कंप्लीटली ओवरटर्न कर रहे हैं, ये भी इलीगल है। और जो कोई कह रहा है ना कि अगर पार्लियामेंट है तो लाइए कागज बताइए, मगर मैं आपको बता सकता हूं कि पार्लियामेंट की सामने की जो मस्जिद है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी है और प्रूफ है उसका। पार्लियामेंट का कोई अगर कोई बोल रहा है तो वो लाके बताए गज़ेट। जहां तक मुझे मालूम पार्लियामेंट वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं, बोला है इसी संसद के सदस्य रह चुके हैं बदरुद्दीन अजमल, उन्होंने बयान दिया है। एक मौलाना साहब आए, उन्होंने कहा कि कुंभ की 55 बीघा जमीन देकर मुस्लिमों ने अगर दे दी वक्फ की जमीन तो हिंदुओं को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। तो ये विवाद जो खड़े करते हैं, क्या उनको क्या कहेंगे आप? एक मिनट सुन तो लीजिए ना। बोलिए सर। एक मिनट सुन तो लीजिए। जब आप ऐसे ऐसे जोकरों को लाकर बिठाते हैं तो आपकी गलती, मेरी गलती नहीं है। आप ऐसे ऐसे पागलों को लाकर अपने स्टूडियो में बिठाकर उनको हीरो बनाते हैं, आपकी गलती है। आप उनसे पूछना चाहिए था कि बताओ तुम्हारे पास यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड का या शिया वक्फ बोर्ड का कोई डॉक्यूमेंट है तो पेश करो। आप वो नहीं पूछते। अब यूपी में क्या हो रहा है कि जो गज़ेट नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स को योगी सरकार कह रही है कि हम नहीं मानते, वक्फ नहीं है, उसको क्या करेंगे आप बताइए? नहीं पूछा गया उनसे, उनके पास कोई इसका जवाब नहीं था, पूछा तो गया। लेकिन मैं एक और सवाल आपसे लेता हूं। आपने सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड की बात की। सरकार ने कहा है कि अब वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी, आगा खानी, बोरा सभी समुदाय के लोग होंगे। तो ये तो एक अच्छा कदम है, मुस्लिम समुदाय के सभी लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। मेरे दोस्त, ये आप बीजेपी जो है ना झूठ की फैक्ट्री है। क्या पहले शिया नहीं मेंबर बनता था? बनता है। हैदराबाद में हमारे आगा साहब उसके मेंबर हैं। हमारे एक एक्स पार्टी के एमएलए के वो भतीजे हैं, वो ईरान के बहुत बड़े शिया स्कूल के स्कॉलर भी हैं। अच्छा, एक आपको बात कर रहा हूं, जरा आप इसको आप समझिए। बताइए सर। एक खोजा बरादरी का वक्फ था जो ऑर्फनेज था, यतीम खाना था। भारत के सबसे दौलतमंद आदमी ने 2004-05 में खरीद लिया उसको 22 करोड़ में। मैं चैलेंज कर रहा हूं नरेंद्र मोदी सरकार को, आप वो जू में जाकर जानवरों को देख सकते हैं, तो क्या आप वो यतीम खाना लेंगे खोजा वक्फ का, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है? और आप ये कानून क्यों लाए मालूम? आप एडवर्स पोजेशन से, डेसिग्नेटेड ऑफिसर से आप वो दौलतमंद आदमी को
जो जू खोलता है, जिसके जू में प्रधानमंत्री जाकर फोटोआं खींचे, क्या आप लेंगे वो प्रॉपर्टी खोजा बरादरी की, जिसको 22 करोड़ में बेच दिया गया था, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में आज भी चल रहा है, जिसने एक महाराष्ट्र के एक सीनियर ऑफिसर ने लिख कर दिया दिस इज अ वक्फ प्रॉपर्टी, तो आपने दो ऑफिसरों को ट्रांसफर कर दिया था महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड से। चलिए, आप महाराष्ट्र में सरकार में हैं, आप दिल्ली में सरकार में हैं, आप भारत के मुसलमानों को और खोजा शिया भाइयों को बताइए कि तुम्हारा यतीम खाने को हम हासिल करेंगे आप हासिल उसको? वक्फ बाय यूजर आप अभी जिक्र कर रहे थे, वक्फ बाय यूजर को लेकर मैंने एक सवाल पीछे रखा हुआ था। किरण रिजिजू ये कह रहे हैं वक्फ बाय यूजर को कि हम नाम पर, हमारी वक्फ बाय यूजर के नाम पर हम मुंह से कह देंगे कि प्रॉपर्टी हमारी है, तो ये नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि आपके पास इस्तेमाल के आधार पर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित किया जा सकता था, अभी सिर्फ इस्तेमाल के आधार पर, इसे हमने हटा दिया है। अब वक्फ बाय यूजर में जो सटल केस है या पहले से रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, उससे हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन कोई विवाद है तो हम कोर्ट का अधिकार खत्म नहीं कर सकते। एक बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के जजमेंट में, जिसको बीजेपी बड़ा बाजा बजाती है, अगर उनमें थोड़ी हया नाम की चीज है तो बाबरी राम मंदिर के जजमेंट को मानते हैं ना, तो उस पैराग्राफ को मानो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुसलमान बाबरी मस्जिद में, जिसको बीजेपी और संघ परिवार ने तोड़ा 6 दिसंबर को, मुसलमान वहां पर अपना यूसेज नहीं दिखा सके, इसीलिए वो मस्जिद उनकी नहीं है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? वक्फ बाय यूजर है। उन्होंने बाज़ाब्ता पैराग्राफ्स लिखे, 8-10 कंडीशन बताए कि टाइम इमेमोरियल से इस्तेमाल होगा, वहां पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं, वहां पर दरगाह को जाकर फातिहा दे रहे हैं, वहां पर खबरस्तान है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप इलीगल तरीके से ओवररूल कर रहे हैं और वही टेंपल बाय यूसेज को अलाउ कर रहे हैं, मठ बाय यूसेज को हिंदू धर्म में अलाउ कर रहे हैं। अरे भाई, जब आपके पास अलाउ हो रहा है हिंदू धर्म के लिए, तो मुसलमान के लिए क्यों नहीं होगा? क्या ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है? क्या ये आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं है? डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ आप जा रहे हैं। नहीं, तो ये बात आप लोगों ने जेपीसी में नहीं उठाई क्या? क्योंकि जेपीसी के जो अध्यक्ष थे जगदंबिका पाल, उन्होंने कहा कि वक्फ बाय यूजर नहीं होगा, अब वक्फ बाय डीड होगा। 6 महीने में रजिस्टर कराइए और उसके बाद आपकी ये प्रॉपर्टी की डिटेल है हम ऑनलाइन करेंगे, सबको सार्वजनिक करेंगे। तो ये जब बात हो रही थी तब आपने उनसे नहीं कही ये बात? यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, यही भाई साहब, उस मीटिंग में असदुद्दीन ओवैसी हो, डी राजा हो, कल्याण बैनर्जी हो, नासिर हुसैन हो, मौलाना मुहिबुल्लाह हो, संजय सिंह हो, हम लोग तो लड़ के हमारे उस मिनट्स को अगर सामने पेश कर दिया जाए तो आप चौकन्ना रह जाएंगे। और आप ज्वाइंट वर्किंग कमेटी की बात कर रहे हैं, उस ज्वाइंट वर्किंग कमेटी में किसको बुलाया गया मालूम आपको? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया जिसके मेंबर्स के ऊपर टेररिज्म के चार्जेस लगे और उनको सेंटेंस भी हुई, सजा भी हुई उनको बॉम्ब ब्लास्ट केसेस में। ऐसे लोगों को बुलाया गया उसमें। किसका जिक्र कर रहे हैं आप जोशी साहब? अब देख लीजिए, रिपोर्ट पढ़ लीजिए तो मालूम होगा।